बर्निंग भी साथ साथ होती जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये फर्क आ गया है कि अभी से भी बर्न हो रहे हैं और आगे भी बर्न होते रहेंगे। जो स्टेक आपने लगाया वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में फिर जो जनरेशन होगी तो उसको वो मिलता जाएगा फिर रिवॉर्ड। सॉरी मेरा माइक क्लोज था। अच्छा, अभी तक की जो एक्सपेक्टेड मर्ज की डेट आई है वो सितंबर की मिड में कहीं आई है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक साइज जब अचीव हो जाएगा तो वो मर्ज एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के डिस्कशन की इस टॉपिक पे। तो अच्छा, जिस तरह मैंने बात बताया, इसका लॉन्ग टर्म अपग्रेडेशन का प्लान है कि वो जो टारगेट हमने स्टार्ट में पहली स्लाइड में पढ़े थे उसको 3-4 जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड जिसको हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। एक क्या थे, हम स्लाइड ही खोल लेते हैं। ये तीन बेसिकली उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है: सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ये तीन मेजर माइलस्टोन अचीव करने के लिए इसने एक रोड मैप दिया है, जिसमें से ये जो मर्ज भी, बीकन चेन एक माइलस्टोन था, मर्ज एक और माइलस्टोन है। इसके बाद ये और भी आगे के माइलस्टोन है जिनके नाम उसने सर्ज, पर्ज, वर्ज और एसपी पर्ज दिए, जो ये लॉन्ग टर्म। अभी उसने डेट भी अनाउंस नहीं की कब कौन सी एग्जीक्यूट होगी, तो ये उसके प्लान है आगे के भी। जी कासिम भाई, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप प्लीज? अच्छा देखिए, एक सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि मुझे ये बताएं कि भाई इथेरियम का ये जो अपग्रेड है, अच्छा ये अपग्रेड कोई अभी से नहीं सोचा हुआ था उन्होंने, जब मेन नेट आया था ना ईट 1 का, उस वक्त से ये डिस्कशन चल रही थी ईट 2 की। तो अब मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों से सवाल मेरा ये है कि ईट 2 की ये माइग्रेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी हम फेज 1 के अंदर हैं मेरे हिसाब से, जो उनका पूरा अभी मर्ज आया है, मर्ज अभी होगा, तो मर्ज जो है इनका फेज 1 है, अभी आगे फेज 2 है, फिर फेज 3 है। तो आपको क्या लगता है क्यों इतनी देर लग रही है, टाइम क्यों इतना लग रहा सर लोग मान नहीं रहे पूरे, मतलब मेजोरिटी नहीं हो रही। नहीं यार, ये इसमें लोग मान वो नहीं रहे ना, ये इतना टेस्टिंग रीजनेबल जवाब नहीं है। टेस्टिंग असल में कर रहे हैं, जिस तरह पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि वो पैरेलल चल रहा है, वो दूसरा है चेन, तो वो टेस्टिंग की वजह से मेरे ख्याल से फिर देर लग रही है। स्टेक होल्डर्स रिक्वायर्ड थे। मेरे ख्याल से तो म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो रहा जितने भी नोड्स हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज इसका मतलब है सबका कंसेंसस होना चाहिए, तभी इम्प्लीमेंटेबल होगा ये न्यू फोक, हार्ड फोक। सो ये कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका। सर मुझे लगता है ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि साथ इथेरियम 1 भी चल रहा है, साथ तो भी लॉन्च कर देगा, बीच में कोई जरा से भी गड़बड़ आ गई तो लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। वो कह रहे कि एक बार मुकम्मल टेस्टिंग हो जाए उसके बाद लॉन्च करेंगे। शायद इन्वेस्टर चाहिए, वो 32 ईथ चाहिए होते हैं। नहीं, मे बी बहुत बड़ी चेंज रिक्वायर्ड है प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क में, टोटल चेंज ऑफ मैकेनिज्म है, उसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा चेंज रिक्वायर्ड है, इसलिए टाइम लग रहा है। सर टेस्टिंग की वजह से और हार्ड फोकिंग की वजह से ये इसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सर बेसिकली कंसेंसस एल्गोरिथम ऑफ कोर्स शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उस पर ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर। तो जब तक वो जो 51% वाला मैकेनिज्म है वो अचीव नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है मतलब जब तक 51% लोग एग्री नहीं करते म्यूचुअली टू शिफ्ट ऑन द न्यू मैकेनिज्म, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि चेंज आता है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सर जो एग्जिस्टिंग नोड्स ऑलरेडी हैं उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी टू मेक ऑपरेशन प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, तो अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक में जाते हैं तो देन वो नोड्स तो का जो इन्वेस्टमेंट है हार्डवेयर पे स्पेशली, और वो तो वेस्ट हो जाएगा। सो प्रोबब्ली दे आर नॉट इनकरेजिंग दिस। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है, क्यों इतनी देर लग रही है। मसला ये है जनाब कि इसको इस तरह से समझें कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और उसका इंजन जो है वो स्विच करना है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे, लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए,
यानी ये गाड़ी चलती रहेगी और चलती गाड़ी में आपको स्विच करना है उसका इंजन पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे। अब आप सोचेंगे ये कितना मुश्किल काम है, तो यही वो मसला है इथेरियम का भी कि इथेरियम का अंदर ये जो जितने अपडेट्स हो रहे हैं ये इस तरह से हो रहे हैं कि आपको चलती गाड़ी में ये सारी चीजें जो है वो चेंज करनी है और गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है और इतना लंबा प्रोसीजर है ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। 2 साल से लोग लगे हुए हैं पागलों की तरह इसके अंदर अपडेट करने में, इसको टेस्टिंग करने में। पहले बीकन चेन लॉन्च हुई, बीकन चेन के बाद आपका जो है वो अब मर्ज होना जा रहा है, ठीक है। बीकन चेन पहले लॉन्च हुई है, बीकन चेन जो है वो 2020 में लॉन्च हुई है, ठीक है। उसके बाद से तकरीबन 2 साल उन्होंने बीकन चेन को रन किया और अब वो मर्ज का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो अब मर्ज के प्रोसेस के बाद इसके अंदर शार्टिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो मर्ज का प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर शार्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको ये बात? जी सर, समझ में आ रही है। जी जी ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और कोई सवाल जवाब है तो एक कुछ सवाल हम ले लेते हैं, फिर हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मेरा सर कासिम से एक सवाल है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम पे जो इथेरियम शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन सर ऐसी भी ब्लॉकचेन्स मौजूद हैं जो कि पहले से ही प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल रही हैं, तो इथेरियम की ही क्यों इतनी ज्यादा हाइप है? मिसाल के तौर पे एल्गोरॉन भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल रही है, फैंटम और बहुत सारी इस तरह की ब्लॉकचेन्स हैं जो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे चल रही हैं, तो इथेरियम की क्यों इतनी ज्यादा हाइप है? मतलब ये कुछ नया तो नहीं करने जा रहे, ये तो पहले ऑलरेडी हो रहा है पहले से। अच्छा देखें, इसमें मैं आपको जवाब कुछ इस तरह से दूंगा मेरे दोस्त के। आपने देखा है एप्पल और सैमसंग को? जी सर देखा। या एप्पल या कोई चाइनीज फोन देख लें आप, ठीक है। अब चाइनीज फोन में जो फीचर्स हैं वो एप्पल ने जो अभी फीचर दिए हैं वो चाइनीज में पहले से रखे या चाइनीज में पहले से दे दिए हैं और एप्पल में बाद में आ रहे हैं, तब भी लोग जो हैं वो उसको एडवर्टाइज होता है और लोग उसे परचेज करते हैं। बात ये है कि जितनी भी फैंटम है और जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उस अभी जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको टेरा की, ठीक है जी, या बाइनेंस की मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, लेकिन उसका प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो कोई इतना रिलायबल नहीं है। उसके जो रिस्क है सबसे ज्यादा रिस्क है क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। टेरा जो है, टेरा के अंदर अगर आप देखें तो क्या था, 110 सिर्फ वैलिडेटर्स थे उसके अंदर। तो वैलिडेटर्स का कम होना जो है ये एक रिस्क है और दैट मीन्स कि आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो नहीं है। अब इथेरियम के लिए क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि इसकी यूजर बेस इतनी बड़ी है, आपके पास इसकी अभी अगर आप देखें ना तो तकरीबन 400 मिलियन के तकरीबन स्टेक हो चुका है, ठीक है, ईथर। और आपके स्टेकर देखें तो शायद मुझे अभी अंदाजा नहीं है इतना, लेकिन आप इसको देख सकते हैं उस पे क्या कहते हैं, गूगल पे कर सकते हैं कि शायद 4 मिलियन के करीब जो हैं वो सिर्फ स्टेकर्स हो चुके हैं इसके। तो आप सोचें कि डिसेंट्रलाइजेशन कितनी है ना। दूसरी बात ये है कि प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो 51% अटैक है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जितना ज्यादा स्टेक होगा, स्टेक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना उसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। 51% अटैक अगर 400 मिलियन पे आप करते हैं तो आप सोचेंगे कितना आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा जस्ट उस अटैक को मेक श्योर करने के लिए। तो सिक्योरिटी जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है और इसकी यूजर बेस बहुत बड़ी चीज है कि कितनी ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा उसका नेटवर्क है। तो इथेरियम से बड़ा नेटवर्क तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है ना। जितने भी आ जाएं, चाहे सोलाना आ जाए या कोई भी आ जाए और बहुत सारे अच्छे इनसे कंसेंसस एल्गोरिथम लेके आ जाएं, लेकिन इथेरियम की जो उसका जो नेटवर्क है उससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इस वक्त किसी का भी नहीं है। एंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी से डायरेक्टली रिलेटेड। इसलिए इथेरियम के अंदर पीओएस एक बड़ी बात है क्योंकि आपके पास जो प्रूफ ऑफ वर्क का जो एल्गोरिथम है वो बैटल हार्डन्ड एल्गोरिथम है, समझे आप, क्योंकि उसको कोई भी हैक नहीं कर सका। नाउ दिस इज
रियली अ बिग थिंग कि भाई आप एक पूरा ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसे कंसेंसस एल्गोरिथम से जिसका आपको पता है कि वो हैक नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, और एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि कासिम भाई ने जितनी बात बताई बिल्कुल सही, और दूसरा ये जो जो छोटी छोटी और नई ब्लॉकचेन जो चीजें लेकर आ रही है वो बेसिकली इथेरियम ने ऑलरेडी अपने प्लान्ड पेपर में या फ्यूचर अपग्रेड्स में जो चीजें उसने पिच ऑलरेडी कर चुका है कि हम आगे जाके ये सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स के। तो वो जो छोटी छोटी और जो नई ब्लॉकचेन आ रही है वो बेसिकली उसी का एडवांटेज ले रहे हैं कि वो जो चीजें जो इथेरियम ने प्लान की हुई हैं जो उसी को पहले वो पीसेस में लॉन्च करके उस फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द चीजें ईथर ने अपने फ्यूचर रोड मैप में पहले से प्लान करके पब्लिश की हुई हैं। ऐसा ही है कासिम भाई? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क इतना बैटल हार्डन है तो फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? यार ये Proof तो of हमने work- क्लास के स्टार्ट में डिस्कस किया ना कि पावर हंग्री है, उसमें इतने रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं दुनिया के, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत हमने स्टार्ट में डिटेल डिस्कशन किया है इस पे। आपने क्लास के स्टार्ट में नहीं थे क्या आप? नहीं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। हाँ, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं जी। और कोई सवाल है? सर आपने बताया था ना रोड मैप का, रोड मैप तो इन्होंने पहले से डिफाइन किया था कि ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ये प्रूफ ऑफ ये जो स्टेकिंग का जो और जो अभी सिचुएशन के कॉन्सेप्ट से रिसेंटली अडॉप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, तब इन्होंने कहा चला ठीक है ये भी अब अवेलेबल है, तो ठीक है हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी उनको कंबाइन करके हम इस पर स्विच हो सकते हैं। तो ये ना रोड मैप तो सब नहीं दिया होता, लेकिन टेक्नोलॉजी मेच्योर हो रही है तो उसके साथ साथ हाँ, ये मगर वो नेटवर्क सबसे एट द मोमेंट सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इथेरियम ही बिल्कुल है। बिल्कुल और एग्जिस्टिंग इतने बड़े नेटवर्क को छेड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्यों एक चलती हुई चीज को छेड़ना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, ताकि इतनी लोगों के पैसे लगे हुए हैं, इतने लोगों के काम लगे हुए हैं, इतनी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस बनी हुई है, इतनी डेप्स बनी हुई है उसके ऊपर। तो वो सब प्रॉब्लम में आ सकती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड तरीके से टाइम लेके, ताकि कम से कम क्या कहते हैं एनोमलीज या सब कम से कम डिस्ट्रप्शन आए कंटिन्यूटी ऑफ द नेटवर्क में। बिल्कुल। चलिए एक आधा लेकिन सवाल इनका और ले ले, इनका एक आधा सवाल और ले लेते हैं, फिर हम 10 मिनट का नमाज ब्रेक देंगे, फिर हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, ठीक है? सवाल बिल्कुल एक सर, आधा है एक तो पूछ लें। एक सर ये एक यह है कि इनका जो साइज है इनका कर्स भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो फास्ट पेस पे हो रही है, लेकिन इनका साइज इतना बिग है कि ये नई नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते। मगर यही ना मोस्ट रिलायबल और मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एफिशिएंट नेटवर्क अभी तक यही है। ऑल्दो ट्रांजैक्शन स्पीड और नेटवर्क स्पीड की वजह से लोग चैलेंजेस है, मगर इसकी सिक्योरिटी अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई किसी भी लेवल पे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि सारे पहली प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाने वाले ही ईथर थे। ईथ के नेटवर्क में ही पहली दफा प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया, और जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई है। ठीक है, कोई और सवाल है? फिर हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। चले सर फिर हम डी नमाज, डी जी बोले। डी ऐप जो है वो इसके अलावा किसी और मतलब ब्लॉकचेन में नहीं है क्या चीज? सबसे पहले ये लाए मतलब थे ना। तो बाकी मतलब टेरा में इनमें नहीं है ये वाली चीजें? इतनी ज्यादा प्रोग्राम जितनी फंक्शनैलिटी और जितनी देखें, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाने में सबसे ज्यादा जहाँ सबसे ज्यादा यूजर्स होंगे वहाँ सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पॉपुलर होंगी ना। सबसे ज्यादा डेवलपर्स होंगे, सबसे ज्यादा यूजर्स होंगे, सबसे ज्यादा ये जितनी आप एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के नाम ले रहे हैं उसमें कितनी पॉपुलर है, एक लिमिटेड लोग सबको जानते हैं ना। मगर इथेरियम के नेटवर्क को हर बंदा जानता है, जो नोवाइज बंदा भी है उसको पता है इथेरियम एक नेटवर्क है। चलिए इसके और भी जवाब हो सकते हैं। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। राइट सर। Recording stopped.